अचानक चाइना कैसे जाना हुआ? चीन को यह पता है कि भारत एक बहुत बड़ा इस वक्त मार्केट है और चीन को भारत की जरूरत है। क्या हमेशा चीन पाकिस्तान का समर्थन देता रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने जो आपस में बातचीत की और जो एलएसी पर सिचुएशंस थी वो रिवर्ट हुई। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारत के फॉरेन मिनिस्टर चाइना जाते हैं, मीटिंग होती है, कई मुद्दों पे बात होती है, लेकिन अचानक चाइना कैसे जाना हुआ? करीब 5 साल के बाद भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री चाइना पहुंचते हैं। क्या कुछ रहा? डोकलाम हमने 2017 में देखा, हमने गलवान देखा। क्या कुछ उस मीटिंग में रहा? भारत को किस तरह के फायदे हो सकते हैं? कूटनीतिक फायदे क्या है, रणनीतिक फायदे क्या है, आर्थिक लाभ क्या है? क्योंकि भारत की जो मार्केट है उसमें चाइना की जो सामग्रियां हैं वो अभी भी बहुत बिक रही हैं। काफ़ी प्रतिशत चाइनीज़ प्रोडक्ट भारत की मार्केट में है। एक तरफ रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना निर्यात करना बंद कर दिया है। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जी जुड़े हुए हैं, तो चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से देखते हैं। सुमित, क्या मायने हो सकते हैं अचानक जयशंकर जी का वहां जाना, चाइना में मीटिंग करना? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मृत्युंजय ने सबसे पहले यहाँ पर कही है और आपने, कि चाहे गलवान का मसला हो, डोकलाम का मसला हो, और हाल फिलहाल में भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से तनाव की स्थितियां बनी, युद्ध वाले हालात बने, इसमें चाइना की तरफ से पाकिस्तान को लेकर जो उसका रुख रहा हो, ये तमाम वो चीजें हैं जिसे लेकर भारत के आम लोगों में, सरकारी स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात छोड़ दीजिए, जो आम लोग हैं उनमें भी चीन को लेकर खासी नाराजगी रही है, रोष रहा है। बिल्कुल, लगातार आपने देखा भी है लोग किस तरीके से रिएक्ट चीन की स्ट्रैटेजी को लेकर जो है अब तक करते रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है जो यहां पर मृत्युंजय पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 5 सालों के बाद, क्योंकि 2020 के बाद मृत्युंजय ये पहला दौरा है, पहला दौरा, ठीक है, जब जयशंकर इस वक्त वार्ता पहली है कि द्विपक्षीय हो रही है, जब आप वहां जाकर बात कर रहे हैं। ब्रिक्स में बात हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई थी। अब ये जो बातचीत की आखिर जरूरत क्या पड़ी है? दरअसल हमें इसे इनिशियल पॉइंट नहीं मानना चाहिए। जैसा मैंने कहा, इनिशियल पॉइंट आपको ब्रिक्स से लेना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने जो आपस में बातचीत की और जो एलएसी पर सिचुएशंस थी वो रिवर्ट हुई। बाकी अपनी जो सेनाएं हैं वो उन्हीं पॉइंट्स पर वापस जाएंगी, ये उस वक्त में तय हुआ और ये अब उसका एक्सपेंशन है। जो आप ये पूछ रहे हैं कि आखिर अब क्यों जरूरत पड़ी है, दरअसल ये जरूरत उस एक्सपेंशन की है। जब ब्रिक्स में जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने कई मुद्दों पर, जिसमें व्यापारिक तौर पर हो या एलएसी पर शांति लाना हो, और साथ ही साथ एक दूसरे से पारस्परिक जो सहयोग है वो बढ़ाने पर बात हो, जिस तरीके के तनाव के हालात जो हैं वो बने थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत और चीन के सैनिक हैं उनके बीच में आखिर किस तरीके का टकराव उस वक्त में हुआ था और तब से तनाव जो है बना हुआ था। एक सवाल ये भी उठता है सुमित, जब आपने बात की ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में भारत के जो प्रधानमंत्री तो 5 देशों में गए और 5 देश अफ्रीकन कंट्रीज थे। रेयर अर्थ मैग्नेट की हम बात करते हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना के पास है, चाइना ने उसे निकाला है। उसके बाद अगर बात की जाए तो अफ्रीका में चाइना के पास सबसे ज्यादा अफ्रीका के पास है। क्या वो भी एक कूटनीति हो सकती है? जैसे मैंने कहा कि ये जो मुलाकात हुई है इसकी नींव जो पड़ी है वो ब्रिक्स से पड़ी है, तो ये भी एक कूटनीति हो सकती है, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट बहुत जरूरी है। अगर अचानक से किसी दिन फोन के स्पीकर से आवाज आनी बंद हो जाए तो समझ लो कि रेयर अर्थ मैग्नेट खत्म हो गया है। ईवी व्हीकल्स, जो भारत अब ईवी व्हीकल्स पे निर्धारित हो रहा है, आश्रित हो रहा है, डिपेंड हो रहा है उस पर, उसके लिए रेयर अर्थ मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस आर्थिक और व्यापारिक तरीके से देखा जाए तो क्या ये भी एक हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 5 कंट्रीज पर जाके अपना व्यवहार बढ़ा रहे हैं, अब भारत के रिश्ते और बेहतर हो रहे हैं, तो चाइना की जो मार्केट है, चाइना और भारत की जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो आयात निर्यात है, उस पर ज्यादा असर पड़ सकता था? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो भारतीय सरकार है उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि हमें किसी भी तरीके से इतना किसी पर निर्भर नहीं हो जाना है
कि हमारे ऊपर जो है, हमारे किसी भी सेक्टर के ऊपर उसका सीधा असर पड़े। मैं रेयर मैग्नेट वाले सेक्टर पर आऊं उससे पहले आप ये देखिए कि सेमीकंडक्टर्स को लेकर किस तरीके की सिचुएशंस थी। सेमीकंडक्टर्स का जो उत्पादन है वो भारत के अंदर कंपनियां कर सके, इसका कितना बड़े लेवल पर जो है वो एफर्ट भारत ने किया। उसकी क्या बड़ी वजह है कि हमें पूरी तरीके से किसी पर डिपेंड नहीं हो जाना है। चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और रेयर मैग्नेट अर्थ का जो आपने जिक्र किया है और अफ्रीका को जो आपने इंक्लूड किया है, ये दोनों चीजें आपस में पूरी तरीके से कनेक्टेड होती हैं। ये हमको अभी मानना पड़ेगा कि चीन जिस तरीके से रेयर मैग्नेट के सेक्टर को इस वक्त जो है यूज कर रहा है, वो उसकी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो एक दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी है कि आपको हमारे हिसाब से इस पर काम करना हमारे होगा, ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। बिल्कुल। और भारत ने इस पर जो है साथ में प्लानिंग शुरू कर दी है, क्योंकि अभी हमारी जो ईवी कंपनियां हैं उनके पास इतना स्टॉक है कि वो कुछ महीनों तक सरवाइव कर सकते हैं। पहली चीज, हमारे पास वक्त है, उस वक्त का हमें यूटिलाइजेशन करना है, जिसके लिए अभी कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है। उन देशों को टारगेट किया जा रहा है जहां से हमें ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं ये मिल सकते हैं, जिसके जरिए हम अपने आगे सेक्टर, क्योंकि हमारी जो ईवी पॉलिसी है वो पूरी तरीके से क्लियर है। हमें हाइड्रोकार्बन से हमें शिफ्ट होना है अपने ईवी सेक्टर की तरफ, और उसको हमें आगे बढ़ाना है। और कोई देश हमें इसके लिए रोकेगा तो हमें उस स्ट्रैटेजी के तहत जो है काम करना है, जिस पर भारत लगातार इस वक्त काम कर रहा है। और इसमें एक ताकत जाहिर है जो है रेयर मैग्नेट सेक्टर के अंदर चीन का जो पलड़ा भारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हाथ के, क्योंकि चीन को यह पता है कि भारत एक बहुत बड़ा इस वक्त मार्केट है और चीन को भारत की जरूरत है। बिल्कुल। एक सवाल अब ये भी उठता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, पहलगाम अटैक के दौरान देखा, जब हमेशा चीन, इस दौरान क्या हमेशा चीन पाकिस्तान का समर्थन देता रहा। जैसे आपने ये बोला कि जो रोष रहा है, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति है, जो पूरी दुनिया में भारत की तरफ से डेलीगेशन गई थी, उन्होंने दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जो है जीरो टॉलरेंस पे है। क्या चीन से इस विषय पे भी बात होगी कि भाई अगर आपको हमारे साथ व्यापार करना है, अगर आपको भारत की मार्केट चाहिए, तो आपको आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना पड़ेगा। और जैसा आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पीएम मोदी का भाषण हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले और उनका साथ देने वाले किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अब चीन की बात की जाए, तुर्की की बात की जाए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये कुछ देश सामने आए थे जिन्होंने कहा था कि भाई हम पाकिस्तान के साथ हैं, या वो वैसे भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ देते हुए दिखे हैं। देखो, इसमें बड़ी बात यह है कि एससीओ जो है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब इसके अंदर भारत और चीन दोनों एक साथ आए, या इसमें क्योंकि अलग ईरान हो या फिर अलग कजाकिस्तान हो, ये सब देश के जो है मेंबर हैं, लेकिन इन सभी मेंबर्स के बीच में भारत और चीन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एशियाई देशों के लिहाज से बात करें तो चीन एक बड़ी ताकत है, और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी ताकत बढ़ा रहा है, चीन इसे बखूबी जानता है, पहली बात। दूसरा, अब अगर आप एससीओ के बैकग्राउंड में जाएंगे तो उसकी जो नींव है वो इसी आधार पर पड़ी है, चाहे वो सामाजिक, चाहे स्थिरता की बात हो, व्यापार को चाहे बढ़ावा देना हो, एक दूसरे को सहयोग करना हो। तो और इस वक्त में जो बैठक चल रही है, जिसके अंदर हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री गए हैं, ये उसके सीधा मूल में आते हैं। और जाहिर सी बात है, जो इस वक्त में पृष्ठभूमि हमने देखी है भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में, चीन की जो भूमिका उसमें देखी है, तो जब उपराष्ट्रपति के साथ अब मुलाकात हुई है, इसमें भारत अपनी तरफ से, चाहे आप ब्रिक्स का भी, मैं फिर से उस उदाहरण को लेकर आऊंगा, उस वक्त भी भारत की तरफ से क्लियर ये मैसेज दिया गया था कि हम आपकी जो सीमा है उसका सम्मान करते हैं, और आपको भी हमारी उस सीमा का सम्मान करना होगा, उसके लिए आपको रहने दीजिए। हमारा ये सीधा सीधा मूल मंत्र है और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक सवाल अब ये भी उठता है, अगर हमारे दर्शकों के हो सकता है मन में सवाल आ रहा हो कि जब भारत और चीन की बात होती है तो पाकिस्तान का नाम अपने आप आ जाता है सामने। अगर भारत और चीन के बीच जो संबंध है वो मधुर होते हैं, जैसा इस बैठक में रहा भी है कि संबंधों को मधुर करने का बहुत प्रयास किया गया, जयशंकर ने अपने बयान में भी ये बात कही, तो क्या पाकिस्तान में ज्यादा तिलमिलाहट मच सकती है इस बात को लेकर? क्योंकि पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से फूलता भी चीन के ऊपर ही है। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि चीन के पाकिस्तान के साथ संबंध और चीन के भारत के साथ संबंध, इस दोनों के संबंधों के बीच में धरती आसमान का फर्क है। एक तरफ कर्जा है, एक तरफ व्यापार। बिल्कुल, क्योंकि चीन को यह पता है कि पाकिस्तान एक लायबिलिटी है उसके लिए,
लेकिन वो उसको जिस तरीके से कर्ज दे रहा है, जिस तरीके से वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उससे कमाना चाहता है, कमा नहीं रहा है, वो उसका फ्यूचर प्लान है, वो अभी वहां पर इन्वेस्टमेंट मोड में है, अलग अलग तरीके से। यह सभी जानते ये समझा जाए वो जो बहुत बड़े ब्याज देने वाले लोग होते हैं ना, बिल्कुल, कि हमने ये गिरवी रख लिया है, वहां से अब अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम तो ले ही लेंगे, फिर हम अपना जो है वसूल कर लेंगे। लेकिन भारत जो है वो उसके लिए एक मार्केट है, और सभी जानते हैं कि भारत बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो है सामान वहां से इंपोर्ट करता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है भारत। और भारत जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है हर सेक्टर में, उस लिहाज से भी भारत की जरूरत इस वक्त चीन को है। और साथ ही साथ एशिया के अंदर हम इस वक्त जो पावर देख रहे हैं, कौन सी पावर्स हैं इस वक्त? अगर एशिया, अब आप देख रहे हैं कि लगातार जो पावर सेंटर्स हैं वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पावर सेंटर्स जो हैं वो लगातार ग्रो हो रहे हैं, और उसमें भारत सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। इसमें चीन को यह पता है कि भारत के साथ संबंधों को अगर वो मजबूत करता है तो विश्व स्तर पर अमेरिका के साथ जिस तरीके के उसके कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसमें भारत उसके लिए एक बहुत बड़ी मजबूत जो है वो कड़ी हो सकता है। अमेरिका भी यही चाहता है, क्योंकि चीन के साथ जिस तरीके के उसके कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसमें भारत उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इसीलिए वो लगातार भारत को अपने जो है पाले में लाने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान के अंदर तो खलबली मचना जाहिर है, होगा ही होगा, कि उसको ये लगेगा कि अगर भारत ने मजबूत जो पकड़ है अपनी चीन पर बना ली, तो वो जो बची खुची जमीन है वो भी खिसक जाएगी। बिल्कुल। अगर हम, एक सवाल और बचता है, इसी बैठक को हम भारत के लोगों से अगर जोड़ें, आम आदमी से जोड़ें, तो चाइना की मार्केट भारत में है, सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं। हालांकि भारत के लोगों ने ही चाइना के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, बहुत सारे एप्लीकेशंस थे, उनका बहिष्कार भी किया है। जब डोकलाम चल रहा था, जब गलवान हुआ था, उसमें हमने देखा, लेकिन प्रोडक्ट सस्ते भी हैं। तो क्या, किस तरह से भारत के एक आम आदमी की जेब पे भी असर पड़ सकता है अगर ये बैठक सक्सेसफुल रहती है? भारत और चीन के भी जो संबंध हैं वो मधुर बन जाते हैं, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो देखिए, इसमें भारत और चीन के जो संबंध हैं व्यापारिक स्तर पर भी अगर आप अभी फिलहाल में देखेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। और भारत सरकार की, और क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के जो नियम कायदे हैं उस पर जब बात करते हैं, तो उस पर आप किसी तरीके की अगर बंदिश लगाते हैं तो दूसरे देश के पास भी अधिकार होते हैं कि वो उसी तरीके की बंदिशें आप पर भी लागू कर सकता है, जो पारस्परिक एक दूसरे के विरोध में, कंपटीशन में जो है एक हेल्दी कंपटीशन की ओर नहीं लेकर जाता। और आपने देखा भी होगा, भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यापार के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन भारत सरकार की ये कोशिश रही है पिछले कुछ वक्त के दौरान कि जो भारतीय आम लोग हैं, जो भारतीय व्यापारी हैं, वो ये कोशिश करें कि खुद अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें चीज़ों को, जो चीन से चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं वो हमारे यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर की जा सके, और जो फायदा इस वक्त चीन के व्यापारी को या चीन को मिल रहा है वो हमारे यहाँ पर हो सके। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आखिर किस तरीके से उस सहयोग को बढ़ा सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को जो है वो रोक सकते हैं, बाइकआउट कर सकते हैं, या फिर उनका इस्तेमाल कम कर सकते हैं, जिससे कि दूसरी उसको अपने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उस पर हम कैसे ज्यादा जो है वो कोशिश कर सकते हैं। और जाहिर है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज शुरुआत में चीन ने इतनी सस्ती बनाई थी, वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है उसकी जो लागत है वो कम होती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भारत और चीन के बीच में इन परिस्थितियों के बाद से, जब से भारत के अंदर लोगों ने अपनी स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करना शुरू किया, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो खिलौनों का क्षेत्र हो या फिर वो छोटे छोटे आइटम्स हो, जिस तरीके के आपने कुछ दिनों पहले देखा भी था, एक बड़ा स्टेटमेंट भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गणेश जी भी जो हैं वो छोटी आंखों वाले आ रहे हैं। वो एक इंडिकेटिव स्टेटमेंट था उनका, जो ये बताने के लिए काफ़ी था कि भारत के अंदर अगर चीन से आकर चीज़ें यहाँ पर बिक सकती हैं तो भारत के अंदर बनाकर उन्हें सस्ता बेचना तो बहुत आसान है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये कि चीन और पाकिस्तान की फितरत हम लोग देखते रहे, पूरी दुनिया देखती है कि पता नहीं कब धोखा दे दे, कब अटैक हो जाए। 1950 में भी एक समझौता हुआ था, 62 में युद्ध हो गया, फिर 17 में, फिर 20 में लगातार। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वो बार बार कोशिश कर रहा है कब्जा जमाने की। बहुत सारी जो चीन की जो सीमाएं है वहाँ पे, कितना भरोसा किया जाए कि चीन के साथ संबंध जो है मधुर हो सकते हैं? देखिए, चीन के साथ जो हमारे संबंध अभी तक रहे हैं 62 के बाद से, ज़रूर उनमें बीच में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, वरना हमने वो वक्त भी देखा है कि शी जिनपिंग जो है आकर गुजरात में हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आकर झूला झूलते हैं। भारत की जो इस वक्त में कूटनीतिक
जो पहल है वो पूरे विश्व में सराही जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीन के साथ भारत ने उन संबंधों को बेहतर करने की कोशिश की है और आने वाले वक्त में चाहे भारत की तरफ से वो कोशिशें हो रही हों, लेकिन चीन भी ये चाहता है कि भारत के साथ उसके जो संबंध हैं उनमें सुधार हो। ये बात बिल्कुल सही है कि चीन कभी ये नहीं चाहेगा कि जिन क्षेत्रों पर उसका वर्चस्व है वहां पर भारत अपना जो वर्चस्व है, जो अपना प्रभुत्व है वो वहां पर बनाए। उसकी वो कोशिश लगातार जो है वो कर रहा है और ये जो लड़ाई इस वक्त आपको दिखती है या फिर ये जो टकराव आपको दिखता है, ये उसी का टकराव है। और जाहिर है जब एक का वर्चस्व है और उसको दूसरा चुनौती दे रहा है तो दूसरा उसके लिए कोशिश करेगा। और लेकिन ये बात जरूर तय है कि चीन ये जानता है कि भारत के साथ उसका अगर सीधा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें उसका भी उतना ही नुकसान होगा। अच्छा, ये बात एस जयशंकर जी ने भी बोली है कि प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में ना बदलना जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है भारत चीन के संबंधों को और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।